रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज यहाँ पर हम मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मीन्स मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है उसको सबसे पहले किसने बताया था? मैकलंग नामक वैज्ञानिक ने बताया था और सन 1902 में बताया था। इन्होंने बताया कि मनुष्य में या जितनी भी प्रजातियां होती हैं उन सब में जो जीवधारी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर होता है और मादा होते हैं। तो ये जन्म से पहले हम कैसे निश्चित कर दें कि जन्मी या जन्म लेने वाली जो संतान है वो पुत्र होगी या पुत्री होगी। इस डिटर्मिनेशन को ही, इस निश्चय को ही क्या कहा गया? सेक्स डिटर्मिनेशन कहा गया। अब यहाँ पर हम सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मनुष्यों में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैमेट किसको कहते हैं। गैमेट देखिए किसको कहेंगे? गैमेट का मतलब होता है युग्मक। युग्मक जो होंगे यहां पर, अब युग्मक जो होंगे वो दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब यहां पर जो मेल गैमेट है उसको हम क्या कहते हैं? नर कहते हैं, और फीमेल को क्या कहेंगे? मादा कहते हैं। अब देखिए नर जनन कोशिका जो होगी, नर जनन यानी कि ये जनन प्रक्रिया में भाग लेंगी। जो जनन प्रक्रिया होगी तो नर जनन प्रक्रिया या जो नर जनन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें नर जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। अब देखिए जो स्त्रियां होती हैं ये क्या करती हैं? इनमें जो अंडाणु होते हैं जिनको हम ओवम कहते हैं, ये किस प्रक्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती हैं? तो उसको कहा जाता है oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। अब यहाँ पर जो oogenesis की प्रक्रिया होती है इसको हिंदी में अंड जनन कहते हैं। अब जो स्पर्म होंगे जिनको हम शुक्राणु कहते हैं तो वो मोटाइल होते हैं। ये मोटाइल होते हैं, मीन्स इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और ये जो है क्या करते हैं? गमन द्वारा ओवम के पास में पहुंच जाते हैं। कहां पर पहुंच जाते हैं? ओवम के पास में पहुंच जाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से संयुग्मन होता है, कहां पर संयुग्मन होता है, ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो अब देखिए बात करते हैं कि जो ओवम होगी इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट है और यहाँ पर ये फ्यूज करेगा। कौन? स्पर्म फ्यूज करेगा। स्पर्म फ्यूज करेगा और ओवम क्या करेगा? एन यहाँ पर है, एन यहाँ पर जैसे मिल जाएगा क्या बनेगा? 2n बन जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे बेटा? जाइगोट कहेंगे। क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे, क्योंकि अभी तो ये गैमेट था, ये भी गैमेट था और जैसे ही ये दोनों मिले तो क्या बना? जाइगोट बन गया। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम कहेंगे कि ये बनने वाली संतति पुत्र है या डॉटर है। देखिए अगर हम इसको x माने और ये तो x होता ही है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे पता चलेगा, आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जो बनने वाला बेटा होगा वो x आया कि नहीं आया, और जब x आया तो बनने वाली संतान कौन सी होगी? पुत्री होगी। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नर जनन कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, जितना हमने बताया याद नहीं रहता कोई बात नहीं। नर जनन जो कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा जनन कोशिका है उसको हम अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं। अब देखिए यहां पर बात करेंगे कि शुक्राणुओं का, यहां पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग का निर्धारण रखने के लिए
यहाँ पर लिंग का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मनुष्यों में जो नर होते हैं, जो मादा होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या और संरचना को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बेटा, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है। 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ पर जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये पेयर में बेटा बात करें, अगर हम पेयर में बात करें तो 23 होते हैं। पेयर में बात करें तो 23 होते हैं। अब देखिए, जो हम संरचना दिखा देंगे उसको हम क्या कहते हैं, जो संरचना गुणसूत्रों की दिखाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जो संरचना दिखेगी, जो गुणसूत्र दिखेंगे उनको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। और जो संरचना पूरी दिखाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एडियोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, एडियोग्राम कहते हैं। तो देखिए, जो मेल होंगे बेटा, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, नर कहते हैं। क्या कहते हैं, नर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मादा कहते हैं। जब कोई भी जीवधारी एक लिंगी होगा तो उसमें जो नर जनन कोशिका है या नर जननांग है वो अलग होंगे और मादा जननांग अलग होंगे। लेकिन कोई भी जीवधारी जब द्विलिंगी होगा तो उसमें नर और मादा जो जननांग होंगे वो एक ही जीवधारी पर विकसित होंगे। तो अब चूंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें नर जननांग अलग होते हैं, मादा जननांग अलग होते हैं। मीन्स नर जननांग नर पर होते हैं, मादा जननांग मादा पर होते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्र देखेंगे सबसे पहले। नर में यानी कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती, वो चाहे नर हो या मादा हो। पेयर में देखेंगे 23 होती, नर हो चाहे मादा हो। अब हम संरचना की बात करते हैं बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये रहे आपका 23। अब देखिए संख्या में देखिए बेटा, तो सभी गुणसूत्र हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन ये हमें पता चला संख्या के बारे में, तो संख्या तो हमने बता दी है। अब देखिए कौन कौन से गुणसूत्र कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखिए, जो 1 नंबर पर होता है वो जोड़े में गुणसूत्र हमने कहा था बेटा, 23 क्या है, जोड़े में है। तो XX क्रोमोसोम होते हैं। फिर 2 नंबर पर XX क्रोमोसोम, 3 नंबर पर XX, इसी तरह से ये XX चलते रहते हैं। XX क्रोमोसोम चलते रहते हैं। और ये जब जोड़े में दोनों XX होते हैं तो ये समान जाति के हैं कि नहीं बेटा, समान जाति के हैं। तो इसलिए इनको कौन सा क्रोमोसोम कहा जाता है, समजात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहा जाता है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहा जाता है। अब देखिए इसी तरह से अब आप एक से देखना शुरू करिए। सब में जो है आपको क्या दिख रहा होगा, XX दिख रहा है बेटा। अब देखिए जब हम 22 नंबर पर पहुंचे तब भी हमने XX लिखा, मतलब देखिए ये मेल का है। किसका है, मेल। मेल मीन्स नर। अब नर में जब 1 से लगा करके 22 जोड़ी गुणसूत्र तक पहुंचे तो कोई भी भिन्नता दिखी आपको, नहीं दिखी। लेकिन 23वीं जोड़ी वाले जो गुणसूत्र हैं इसमें भिन्नता आ जाएगी और इसमें बनेगा गुणसूत्र XY। क्या बनेगा, XY। अब देखिए हम फीमेल्स का भी बना ली, तभी तो हमें अंतर पता चलेगा कि मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। फीमेल में देखिए, मादा में देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिख रहा है आपको, 14, यहाँ पर 15 16 17 18 19 20 21 22 23। संख्या देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र इसमें भी हो गए। संख्या हो गई ना, जोड़ी में गुणसूत्र दिखाते हैं, XX XX XX
अब देखिए 23 नंबर वाला आया, तो 1 से लगा करके 22 जोड़ी जो गुणसूत्र थे वो सब में देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मेल के समान है। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र वहां पर देखिए उसमें एक्स वाई दिया गया था। अब इसमें भी क्या एक्स वाई दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। क्या होगा फिर, एक्स एक्स ही होगा। तो देखिए स्त्रियों में जो गुणसूत्र होंगे 1 से लगा करके 23 जोड़ी गुणसूत्र सभी कैसे हैं, समान हैं। कैसे हैं, समान हैं। तो ऐसे गुणसूत्रों को क्या कहा जाएगा, ऑटोसोम्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम, जिनको हिंदी में क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। क्या कहेंगे, समजात कहेंगे। अब देखिए समजात इनको क्यों कहा गया, देखिए 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर, ये हमारे गुणसूत्र कैसे हैं, समजात हैं। मतलब 1 से लगा करके 23वीं जोड़ी गुणसूत्र सब में एक ही तरह के गुणसूत्र हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, समजात क्रोमोसोम कहा जाएगा, मीन्स समजात गुणसूत्र कहा जाएगा, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहा जाएगा। लेकिन पुरुषों में देखते हैं 1 से लगा करके 22 जोड़ी गुणसूत्र तो जो है समजात हैं, लेकिन 23वीं वाली जो गुणसूत्र हैं वो कैसे हैं, वो हेटेरोसोम्स हैं। कैसे हैं, हेटेरोसोम्स हैं। मीन्स इसको हिंदी में कहा जाए तो विषमजात हैं। कैसे हैं, विषमजात हैं। कैसे हैं, विषमजात हैं। अब देखिए यहां पर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष, यहां पर देखेंगे जो पुरुष होता है और ये 23वीं वाली जो गुणसूत्र होंगे, 23वीं जोड़ी वाले जो गुणसूत्र होंगे, यही क्या करते हैं, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। अब देखिए स्त्रियों में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, स्त्रियों में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो अब यहां पर स्त्रियों में जो अंडाणु बनने की प्रक्रिया है, जो अंडाणु बनेंगे तो अंडाणु हमने कहा था गोल होते हैं, तो इसमें जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, एक्स एक्स होंगे। और इसमें जो स्पर्म होंगे बेटा वो कैसे होंगे, एक में तो एक्स होगा और दूसरे में वाई होगा। कैसा होगा, वाई होगा। तो ये क्या है, ओवम है। क्या है, ओवम है। और ये क्या है, स्पर्म है। क्या है, ये स्पर्म है, जिनको हम शुक्राणु कहते हैं। अब यही शुक्राणु तो कहां पर जाएंगे, यही शुक्राणु जो है स्खलित होने के बाद में एजुकुलेटरी डक्ट से होते हुए कहां पर जाएंगे, बोलिए, वजाइना में होते हुए कहां पर पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचेंगे। और यहां पर ये क्या करेंगे, फ्यूजन होगा। देन दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मीन्स तब क्या होगा, जब शुक्राणु ओवम से मिलता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद में ही तो हमें पता चलेगा कि कौन सा क्रोमोसोम्स किस क्रोमोसोम से मिला हुआ है। मीन्स कौन सा क्रोमोसोम वाला शुक्राणु किस। अब देखिए यहाँ पर शुक्राणु को तो ही हमें देखना है, ओम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों जो ओम हैं वो समयुग्मकी हैं, मीन्स एक समान है, समजात क्रोमोसोम लेकर के, है ना। और इसमें विषमजात होते हैं, यानी कि इसमें भिन्नता हो सकती है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो स्पर्म है, देखिए यहाँ पर जो पुरुष के हमने एक्स वाई ले लिए बेटा, एक्स वाई, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई, ये क्या है, स्पर्म है। देखिए ये जो स्पर्म है, तो स्पर्म किस में होंगे बेटा, स्पर्म किस में होंगे, बोलिए, मेल में होंगे ना। स्पर्म किस में होंगे, मेल में होंगे। अब देखिए जो फीमेल है, इसमें क्या होंगे, ओवम होंगे। अब ओवम जो होंगे तो दोनों में एक्स एक्स होंगे ना, दोनों में एक्स एक्स होंगे। अब देखिए जब से कि इसके पहले आपने पढ़ा है मेंडल के नियम में, तो उसमें क्रॉस कराया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्रॉस कर लेना है। अब देखिए इसको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर तो इस जो शुक्राणु है इस ओवम से जब मिलेगा तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा गुणसूत्र ला रहा है, एक्स ला रहा है, और ये वाला कौन सा है, एक्स है। तो देखिए यहाँ पर जो बनने वाली जो संतति है वो कैसी होगी बेटा, एक्स एक्स किसमें पाए जाते हैं, 23वीं वाली, क्योंकि ये कौन सी जोड़ी है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है। और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र चेक करो तुरंत से, देखो किससे मैच कर रही है, फीमेल से। मेल से मैच कर रही है, नहीं कर रही है। तो बनने वाली संतति कैसी होगी बेटा, डॉटर। कैसी होगी, डॉटर। कैसी होगी, डॉटर।
अब यहाँ पर देखिए, ये अगर शुक्राणु ये इससे मिल जाए, ये इससे मिलेगा, तभी ये क्या बनाएगा बेटा, एक्स और एक्स ही बनाएगा, मीन्स डॉटर। क्या बनाएगा, डॉटर बनाएगा। अब देखिए, जब अगर ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स वाई से मिलेगा तो बनने वाली जो संतति होगी वो सन हो जाएगा, मीन्स पुत्र हो जाएगा। और ये वाई अगर इस एक्स से मिलता है तो बनने वाली संतति क्या होगी, पुत्र होगी, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि मनुष्य में पुरुष जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो पुरुष का जो 23वीं जोड़ी वाला जो गुणसूत्र है, अगर देखिए ये वाई ना हो, ये वाई ना हो तो क्या संतान उत्पन्न हो सकती है, संतानें तो उत्पन्न होंगी, लेकिन क्या नर का विकास होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए नर का जो विकास होता है या लिंग का जो निर्धारण होता है वो वाई क्रोमोसोम करता है, इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग जो है गुणसूत्र कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर जो ओवम बने हैं, ओवम कैसे बेटा, समजात हैं, मीन्स एक जैसे हैं। इसमें जो शुक्राणु होते हैं ये विषम जात होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। 50% यहाँ पर क्या होता है, 50% शुक्राणु जो होंगे वो एक्स होंगे, और 50% जो वहां पर गुणसूत्र होंगे यानी कि स्पर्म होंगे वो वाई होंगे। 50% वाई होंगे और 50% एक्स होंगे। लेकिन स्त्रियां जो होती हैं, जो ओव्यूलेशन कराती हैं, जो अंड जनन कराती हैं, वो क्या कराएंगी, वो 100% एक्स क्रोमोसोम वाले जो हैं क्या कराती हैं, अंडों को रिलीज करती हैं। तो यहाँ पर फ्यूजन के बाद में ये संतति बनते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं या गुणसूत्रों के आधार पर ही जो पुत्र होते हैं और पुत्रियों की संख्या जो है डिपेंड करती है। तो जो पुत्र, अगर हमारे पुत्र, यदि पुत्रियां 100 होती हैं, यदि पुत्रियां 100 जन्म लेती हैं तो पुत्र जो होंगे वो 103 से 106 तक, यानी कि जब इनका एवरेज या इनकी संख्या के बारे में बात करें, यदि पुत्र जो होंगे वो, अगर यहां पर देखें ये संख्या जो आपको दिख रही है, ये अगर पुत्रियां जो होंगी, जो पुत्रियां होती हैं, अगर पुत्रियां 100 जन्म लेती हैं तो पुत्र जो होंगे वो 103 से 106 जन्म लेते हैं। इसका बात करते हैं कि इसका कारण क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि पुत्रियों से ज्यादा पुत्र होते हैं, तो उसका कारण क्या है। देखिए, पुत्रियां अगर 100 जन्म लेती हैं तो पुत्र 103 से 106 तक जन्म लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसका क्या कारण होता है कि पुत्रियां कम और पुत्र ज्यादा विकसित होते हैं। देखिए, यहां पर अगर हम गर्भपात या अगर एम्ब्रियो जांच की बात करें तो उससे जो है गर्भपात कराना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। हम बात करेंगे कि लिंग निर्धारण के समय ही अनुपात, ये संख्या में क्या आता है, वेरी होता है, डिफर होता है। क्यों, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है, इसको आप ध्यान से देखिए, चाहे जो भी क्रोमोसोम्स यहाँ पर जिस संख्या का कोई भी एक्स क्रोमोसोम देखिए, ऐसे ही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। लेकिन आप वाई क्रोमोसोम्स को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या अंतर आ रहा है, बोलिए। एक्स और वाई क्रोमोसोम में क्या अंतर आ रहा है। इसमें देखें कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। इसमें कितनी, 1 2 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं। तो अब ये देखिए, ये छोटा होता है, कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, और क्या होगा, हल्का होगा। और जब हल्का होता है तो क्या करेगा, इसमें जो गमन है, जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, और ये क्या करता है, किसी भी ओवम को जाकर के बहुत ही जल्दी या इस शुक्राणु की अपेक्षा जल्दी फ्यूजन करता है, ये वाला वाई शुक्राणु। तो इसीलिए क्या होता है, पुत्रों का विकास पुत्रियों से हमेशा 100 पर क्या होता है, 3 से 6 तक वृद्धि होती है। ये था मनुष्यों में लिंग का निर्धारण। अब मनुष्यों में लिंग का निर्धारण समझ में आ चुका होगा आपको। इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पक्षियों में लिंग का निर्धारण होता है, मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। अब इसके बाद में हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, पक्षियों में लिंग के निर्धारण
लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे। पक्षी मनुष्यों में जैसे आपने देखा था कि मनुष्य जो थे वो कैसे थे, समयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी थे। अब यहाँ पर देखो पक्षियों में भी समयुग्मजी और विषमयुग्मजी होते हैं, पक्षियों में भी समयुग्मजी और विषमयुग्मजी होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं जो मनुष्यों में समयुग्मजी कौन था, मनुष्यों में समयुग्मजी कौन था, फीमेल था। मनुष्यों में समयुग्मजी कौन था, फीमेल था, क्योंकि तभी तो वो क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि 50%, यहां पर विषमयुग्मजी में देखे होंगे कि 50% क्या करते हैं, वो X प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं और 50% क्या करते हैं, वो Y प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। लेकिन यहां पर जो समयुग्मजी है इसका मतलब है समान युग्मक है, और जो ओवम बनेंगे वो ऐसा नहीं कि XY, क्योंकि इसमें तो Y है ही नहीं, तो X और X यानी कि 100 का 100% जो होंगे वो X क्रोमोसोम वाले होंगे। अब पक्षियों में इसका उल्टा हो जाता है, पक्षियों में इसका उल्टा हो जाएगा। पक्षियों में इसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर देखें जैसे समयुग्मजी, स्त्रियां जो थी यानी कि पुरुषों में समयुग्मजी हुआ करती थी, लेकिन जो पक्षी होंगे, पक्षियों में जो नर होगा वो हो जाएगा समयुग्मजी। कैसा हो जाएगा, समयुग्मजी हो जाएगा, क्योंकि मनुष्यों में नर क्या था, विषमयुग्मजी, तो इसमें जो नर पक्षी होगा वो हो जाएगा सम, और पक्षियों में जो मादा होगी वो हो जाएगी विषम। अब देखो जो सम होंगे, सम का मतलब है कि गुणसूत्र समान होंगे, तो यहां पर जो मादा है, जो मादा है वो यहां पर क्या होगा, ZW हो जाएगा। कैसे होंगे क्रोमोसोम, ZW हो जाएंगे, और नर पक्षी में क्या हो जाएगा, Z क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब यहां पर देखो जो नर पक्षी है उसमें ZZ क्रोमोसोम्स हुए और मादा पक्षी में ZW क्रोमोसोम्स हुए। तो किस प्रकार से लिंग का निर्धारण करेंगे पक्षियों में। अब पक्षियों में गुणसूत्र की बात करें तो जैसे पिजन में 80 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्रोमोसोम देखना ही नहीं है, हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, टोटल बर्ड मीन्स पक्षियों में किस प्रकार का लिंग का निर्धारण होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने लिख दिया कि नर पक्षी, क्या लिख दिया, नर पक्षी, इस ओर लिख दिया मादा पक्षी, क्या लिख दिए, मादा पक्षी। अब देखो जो नर पक्षी है यहाँ पर आप देख रहे हैं नर, जो नर पक्षी है उसको हमने पहले कहा था पुरुषों या मनुष्यों से उल्टा होता है, तो नर अगर बात करें तो मनुष्यों में कैसा होगा, विषमयुग्मकी होता है, तो इसमें समयुग्मजी हो जाएगा, मीन्स कैसे होंगे क्रोमोसोम, ये वाले हो जाएंगे। जो मादा होगी तो स्त्रियों में या मनुष्यों में जो मादा होती है समयुग्मकी होगी, तो इसमें विषमयुग्मजी हो जाएगा, तो ZW हो जाएगा। कैसा हो जाएगा। अब देखिए जब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, गैमेट फॉर्मेशन कराएंगे। देखिए नर पक्षी है, नर पक्षी है तो इसमें स्पर्म बनेंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, समयुग्मजी होंगे, और जो अंडाणु बनेंगे, जो ओवम बनेंगे वो कैसे होंगे, विषम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में क्रॉस कराया जाएगा तो यहां पर ये क्या बनेगा, ZZ। अब यहां पर जो बनने वाली जो संतति है, जो पक्षी है वो कैसा होगा, यहां पर देखिए नर के गुणसूत्र जैसे मैच कर रहा है तो मेल हो जाएगा। कैसा होगा, मेल हो जाएगा। और यहां पर ये देखिए कैसा हुआ, ZW, तो कैसा हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। कैसा होगा, फीमेल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये कैसा हो गया, ZZ, तो मेल। ये वाला ZW, तो क्या हुआ, फीमेल हुआ। पक्षियों में इस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। ये बात समझ में आई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मधुमक्खी में, तो जो हनी बी है जिसको हम मधुमक्खी कहते हैं, तो मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। देखिए मधुमक्खी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या
कितनी होती हैं? 32 होती हैं। तो जो 32 क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? इसमें माइटोसिस का मतलब क्या होता है? देखिए जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, इनमें अगर विभाजन की बात करें तो कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है? देखिए इसमें अगर हमने 32 गुणसूत्र कहे तो 32 जब गुणसूत्र कहे जाए, अब यहाँ पर ये आप समझ लीजिए अर्धसूत्री विभाजन जो होगा और समसूत्री विभाजन किसको कहते हैं, वो चाहे मनुष्य में हो, चाहे पौधे में हो, चाहे कीट पतंगे में हो, चाहे विशालकाय हाथी में हो। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन हमेशा किसमें होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। और जिससे जनन कोशिकाएं हमेशा जो है आप जानते हैं किसको कहते हैं? जिससे नए जीवधारी का विकास होता है। अब हमारे जो शरीर का, जो हमारी काया का विकास होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कैसा? समसूत्री विभाजन होता है। जो हमारी कायिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। जैसे त्वचा में अगर विभाजन कहा जाए तो कौन सा विभाजन होगा? ब्लड में कौन सा होगा? मस्कुलर में कौन सा होगा? तो ये सब पूरे शरीर में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर का विकास होता है। लेकिन जो हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, जो स्पर्म होते हैं, जो ओवम होते हैं, इन सब का विकास जो होगा, जैसे पोलन ग्रेन्स है, इक्सेल हैं, इन सब का विकास किससे के माध्यम से होगा? किस सेल डिवीजन के माध्यम से होगा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। अब बात यह आती है कि आखिर अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है? समसूत्री द्वारा ही जो है जनन कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती, विकास हो जाता, विभाजन हो जाता। तो आप खुद सोचिए, अगर यहाँ पर हम 32 मान लिए बेटा, 32 मान लिए और हमने कहा कि समसूत्री विभाजन हुआ है, तो समसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बेटा? 32 होगी। कितनी होगी? 32। क्योंकि समसूत्री का मतलब होता है सम मतलब बराबर और सूत्र मतलब गुणसूत्र। जिसमें गुणसूत्र बराबर हो, मतलब एक कोशिका से जो पेरेंटल सेल है और डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर हो, तो इसका मतलब है कौन सा सेल डिवीजन हुआ है? समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ है। कौन सा? समसूत्री कोशिका विभाजन। लेकिन यहाँ पर अगर कह दिया जाता है कि 32 क्रोमोसोम हैं और इनसे जो 2 कोशिकाएं बनी हैं, तो एक में 16 क्रोमोसोम्स आए हैं और एक में 16 क्रोमोसोम्स आए हैं। तो इस प्रकार का जनन आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि अर्धसूत्री, क्योंकि आधे गुणसूत्र आए, आधे इसमें चले आए, आधे इसमें चले आए, तो अर्ध क्या हो गया? आधे गुणसूत्र आए तो अर्धसूत्री विभाजन, मतलब आधे आधे सूत्रों का बंटवारा होना अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। और बराबर बराबर सूत्रों का बंटवारा होना क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो जनन कभी भी कहीं भी जनन कोशिकाओं में पूछा जाए किस प्रकार का विभाजन होगा, तो हमेशा याद रखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। वो चाहे परागकण में हो, चाहे इक्सेल में हो, चाहे शुक्राणु में हो, चाहे किसी भी जीवधारी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होगा वो जनन कोशिकाओं में ही होता है। क्योंकि अगर जनन कोशिकाओं में ना हो तो आप खुद ही सोचिए कि अगर जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं, अब इसमें देखिए जो स्पर्म बना बेटा, तो इसमें 46 आए। अगर आप समझ रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन ना हो तो समसूत्री विभाजन द्वारा कितने गुणसूत्र आएंगे? 46 आएंगे कि नहीं आएंगे? अब देखिए जो ओवम बना तो इसमें भी 46 आएंगे अगर समसूत्री विभाजन द्वारा देखें तो देखिए 46 ये 46 ये, क्योंकि ये शुक्राणु है इससे मिलेगा, तो देखो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 92 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 92। अब 92 क्रोमोसोम क्या होगा? वो मनुष्य रहेगा? मनुष्य नहीं रहेगा। उसके पता चलेंगे सींघें निकल आएंगी, पूंछ निकल आएगी फिर से, है ना? तो बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों में क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 45 हो जाए तब समस्या, परिवर्तन होते हैं ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में। और अगर एक एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कहीं से आ गया, 47 हो गए, तब भी समस्या, परिवर्तन बदल जाता है, बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो नॉर्मल मनुष्य नहीं रहता है। तो आप सोचिए इतने सारे क्रोमोसोम जब बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, तो मनुष्य रहेगा? मनुष्य नहीं रहेगा, वो बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा, वो प्रजाति विलुप्त हो जाएगी अगर अर्धसूत्री विभाजन ना हो। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है, जो हमेशा जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका
नर होता है, जो नर मधुमक्खी होती है उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? नर मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र होंगे? 16 होंगे। और जो मादा होगी उसमें कितने होंगे? 32 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे? 32 क्रोमोसोम होंगे। अब देखो जब दोनों में माइटोसिस होगा मीन्स अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो देखो यहाँ पर ये 16 से आधे तो हो नहीं सकते हैं, तो एक तरफ चला जाएगा खाली, एक तरफ क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, और एक तरफ क्या हो जाएंगे? 16 आ जाएंगे। अब देखिए नर है तो क्या बनाएगा बेटा? स्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। अब देखिए अब ये क्या करेंगी? ओवम का निर्माण करेंगी। क्या करेंगी? ओवम का निर्माण करेंगी। 16 क्रोमोसोम्स इसमें और 16 क्रोमोसोम्स इसमें। इसको आप क्या कहेंगे? इक्सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्सेल कहेंगे। अब देखिए ये तो हो गया खाली। अब इसमें देखिए इसको जो है, जैसे नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुकिए, ऊपर बना देते हैं। देखिए जो नर मधुमक्खी है इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 16। जो मादा मधुमक्खी है इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 32। अब देखिए जब मधुमक्खी की बात आ ही गई है तो मधुमक्खी के बारे में कहानी सुन लेते हैं। मधुमक्खी जो है इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हनी भी कहते हैं, लेकिन इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? एपिस इंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस इंडिका। अब देखिए जो भारतीय स्पीसीज हैं, जो इंडियन स्पीसीज हैं, वो आपकी एपिस इंडिका है, एपिस डॉर्सेटा है, एपिस फ्लोरिया है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये क्या हमारे लिए यूजफुल होती हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूजफुल होती हैं, क्योंकि इनसे जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो आपके यूनानी औषधियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे वैक्स है, जो वीवैक्स होता है, उसका उपयोग सौंदर्य संबंधी जो है पदार्थों में किया जाता है, प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। और इससे एपिस नामक औषधि भी बनाई जाती है। एपिस नामक औषधि भी बनाई जाती है। और इसका जो शहद होता है देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी कहानी बताने वाले थे, तो इसकी कहानी किस प्रकार से होती है? देखिए जो मधुमक्खी होंगे वो आपकी मधुमक्खी जो होती है, नर होते हैं, मादा होते हैं और श्रमिक होते हैं। नर होते हैं और मादा होते हैं, श्रमिक होते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देख लिया जाए, फिर कहानी को समझाते हैं। तो जो नर मधुमक्खी होते हैं और यहाँ पर मादा। अब देखिए मादा जो मधुमक्खी होगी तो मादा में क्रोमोसोम कितने होंगे? 32 होंगे। अब देखिए हमने कहा था स्पर्म का बनना हो या ओवम का बनना हो, माइटोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो क्रोमोसोम का बंटवारा होगा। अब यहाँ पर देखो 16 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 32 क्रोमोसोम्स हैं। तो इन दोनों में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा? माइटोसिस होगा, तो क्रोमोसोम्स आधे आधे आएंगे। लेकिन देखिए अब यहाँ पर 32 हैं तो 16-16 हो सकते हैं, यहाँ पर 32 हैं तो 16-16 हो सकते हैं। ये क्या बने हैं? ओवम बने हैं। क्या बने हैं? ओवम बने हैं, क्योंकि ये क्या है? फीमेल है। क्या है? फीमेल है। और ये क्या है? मेल है। तो मेल क्या बनाएगी बेटा? स्पर्म बनाएगी। मेल क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। अब ये वाला जो स्पर्म बना, लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स हैं? नहीं है क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर इसको हम खाली दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन में देखिए ये वाला जो शुक्राणु है इस ओवम को जैसे ही फ्यूज करेगा तो आपके क्रोमोसोम कितने हैं? 16 ये और 16 ये मिले तो कितना बना बेटा? 32 बने। कितने क्रोमोसोम्स आए? 32 क्रोमोसोम्स। 32 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो बनने वाली जो संतति होगी वो नर होगी कि मादा होगी। तो आप ऊपर देखिए 16, 32 में क्या है? मादा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? फीमेल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फीमेल लिख देंगे। अब उसके बाद में देखिए इसको हम इससे मिला दें, फिर देखिए क्या हुआ? 32 बने तो फीमेल। अब देखिए ये खाली वाला था, ये इसके पास गया और इससे मिला, तो इसके पास कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स हुए? 16 हुए। तो देखो 16 मिला 32, तो मादा हो गया, फीमेल हो जाता। 16 किसमें? नर में, तो ये मेल हो जाएगा। फिर से देखिए 16 क्रोमोसोम्स आए तो ये भी मेल हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो क्रोमोसोम्स हैं आपके 16 आए तो नर, 16 आए तो नर, 32 आए तो फीमेल मादा, 32 आए तो मादा। इस प्रकार से आप समझ गए कि मधुमक्खी में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण करते हैं।
अगर आने वाली जो संतति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32, तो होने वाली संतति क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी। अगर जो है संतति में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 16 हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, बनने वाली संतति नर होगी। ये बात समझ में आई। अब देखिए, अब थोड़ा इसकी कहानी को सुन लेते हैं। देखो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी आपकी जो यहाँ पर दिख रहा है, मधुमक्खी जो होती है नर होते हैं, मादा होती है और श्रमिक होते हैं, नर मादा और श्रमिक। अब देखिए जो हमने मादा लिखा है इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा, क्वीन लिख देंगे, मतलब रानी। अब देखिए जिस किसी भी, ये मान लीजिए एक मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे बना होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ऐसे बना होता है। अब मधुमक्खी के छत्ते में यहाँ पर कहीं रानी होती है, तो कहीं श्रमिक होता है, तो कहीं नर। अब देखिए नर को हम क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। कहानी इसकी कुछ इस प्रकार से होती है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो चाहे जितना बड़ा हो, छत्ते में रानी हमेशा एक ही रहती है। जो रानी मधुमक्खी होती है एक ही रहती है। इसका काम होता है अंडे को देना, और ये कुछ काम नहीं करेगी, सिर्फ अंडे को देना। लेकिन जब कभी रानी मधुमक्खी जो होगी अगर वो अंडे नहीं दे पाएगी, तब जो श्रमिक होंगे, श्रमिक जो होंगे वो उसको मार के भगा देंगे और दूसरी बढ़िया सी अच्छी सी रानी मधुमक्खी को लाएंगे जो अंडे देने में सक्षम हो। अगर मान लीजिए दूसरी वाली रानी मधुमक्खी ले आए, श्रमिक बहुत ढूंढ ढांड के मेहनत करके रानी मधुमक्खी को ले आए, अब देखिए फिर से उसको खिलाए पिलाए, देखिए फिर वो अंडे नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे, उसको भगा देंगे, कहेंगे जाओ तुम बेकार हो। फिर दूसरी ढूंढेंगे, फिर से रानी मधुमक्खी लाएंगे। तो जब तक वो अंडे देने में सक्षम नहीं हो जाएगी तब तक वो बदलते रहेंगे, क्योंकि रानी मधुमक्खी का कार्य ही होता है अंडे को देना। अब बात हम करते हैं, पहले इनको कार्य को समझ लें। मान लीजिए कि रानी मधुमक्खी ने अंडे को दे दिया, रानी मधुमक्खी को, जो रानी मधुमक्खी थी उसने अंडे दे दिया। अब देखो उससे आपके श्रमिक भी बनेंगे, रानी मधुमक्खी भी बनेंगे और ड्रोन्स भी बनेंगे। लेकिन अब बात करते हैं, क्या रानी जो पुरानी वाली जो मधुमक्खी थी, जो पुरानी वाली रानी मधुमक्खी थी, उसने अंडे दिया और उससे नई वाली रानी मधुमक्खी बन गई एक, तो क्या करेंगे, देखिए जो पुरानी वाली मधुमक्खी, जो रानी मधुमक्खी होती है, वो नई वाली रानी मधुमक्खी से कहती है कि आप इसको देखिए, इसको संभालिए। और पुरानी वाली मधुमक्खी क्या करती है, जिसने उसको विकसित किया, जिसको उसको जन्म दिया, वो कुछ श्रमिकों को लेकर के दूसरी मधुमक्खी क्या करेगी, दूसरी जगह पर कॉलोनी बनाने के लिए, छत्ता बनाने के लिए चली जाती है। तो इस प्रकार से कार्य होता रहता है। लेकिन अगर कोई भी रानी मधुमक्खी छत्ते में रह रही है और कहीं दूसरी जगह से, दूसरी कॉलोनी से, दूसरी छत्ते से रानी मधुमक्खी आके यहाँ रहने की कोशिश करती है, तो जो श्रमिक होते हैं वहां उसको मार के भगा देते हैं, कहते हैं हमारे पास तो रानी मधुमक्खी है, तुमको हम क्या करेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जाओ। तो इस तरह से भगा देते हैं। तो ये काम होता है रानी मधुमक्खी का। अब देखिए रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे को देगी, मीन्स एग लेइंग का काम करता है। अब देखिए ड्रोन्स का काम क्या होता है। देखिए रानी मधुमक्खी अब अकेले तो अंडे दे नहीं सकती है, क्योंकि उसके लिए फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या करते हैं बेटा, नर और मादा का होना जरूरी है, नर और मादा का होना जरूरी है। अब देखिए जो लिंग रूप से जो रानी होती है तो मादा होती है, तो फिर इसको नर चाहिए, और नर वास्तव में क्या होता है, ड्रोन होता है। क्या होता है, ड्रोन होता है। अब रानी मधुमक्खी जब आकाश में उड़ती है, तो बहुत सारे जो ड्रोन होते हैं, लगभग 10-15 होते हैं एक कॉलोनी में, तो अब वो भी साथ में आकाश में उड़ते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं, रानी मधुमक्खी जो होती है वो ड्रोन से सेक्स करने लगती है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो ड्रोन्स होते हैं वो रानी मधुमक्खी से सेक्स करते हैं और उसके अंडों को निषेचित कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर निषेचित हुआ कि नहीं हुआ, अंडे निषेचित हुए ना। तो इस तरह से ड्रोन्स क्या करेगा, निषेचित कर देता है। और निषेचित करने पर देखिए जो ड्रोन्स रानी मधुमक्खी को निषेचित करेगा, मीन्स कॉपुलेशन करेगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, नर यानी कि जिसको हम ड्रोन कहते हैं, जिसने सेक्स किया है, वो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो ड्रोन होते हैं
वो क्या करते हैं, फिर से लौट कर क्या करते हैं, उसी कॉलोनी में आ जाते हैं। अब देखिए रानी मधुमक्खी का तो काम हो गया, वो फर्टिलाइज्ड, उसके जो अंडे थे फर्टिलाइज्ड हो गए, वो आप कह सकते हैं कि जो है प्रेग्नेंट हो गई, अंडे देने में सक्षम हो गई। अब देखिए जो ड्रोन्स हैं उनकी कहानी तो यहाँ पर अब खत्म, कोई काम नहीं है, फिर अगली बार में जब काम होगा तब देखा जाएगा। तो श्रमिक क्या करते हैं, अब जैसे उधर मई जून की जो धूप होती है, जब बहुत सारी गर्मी आने लगती है, तो यहाँ पर ड्रोन्स यानी जो नर होते हैं वो बैठे बैठे तब तक खाया करते हैं मई के पहले तक। फिर श्रमिक सोचते हैं रानी मधुमक्खी तो हमारी क्या हो गए हैं, उसके जो अंडे थे फर्टिलाइज्ड हो गए हैं, अब नर का तो कोई काम ही नहीं, अगर यहाँ पर रहेंगे तो बैठ बैठ के सिर्फ खाएंगे, बैठ बैठ के सिर्फ खाएंगे। तो श्रमिक क्या करते हैं, उनको पहले खाना बंद कर देते हैं, मीन्स उसको भोजन नहीं देते हैं। फिर क्या करते हैं, भोजन नहीं देंगे, थोड़ा कमजोर हो जाएंगे। फिर उनको जब देखेंगे जून में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है कि अब इनको गिरा दिया जाए बस मर जाएं, तो श्रमिक क्या करते हैं, उनको पैरों से पंजों से जो है बाहर कर देते हैं। ड्रोन्स बेचारे क्या करते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन भी नहीं मिलता और इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वो वहां पर मर जाते हैं। तो देखिए रानी मधुमक्खी का काम भी हो गया, अब ड्रोन्स का भी काम हो गया, क्योंकि ड्रोन्स तो परमानेंट के लिए छुट्टी ले ली ना। अब यहाँ पर रानी मधुमक्खी रेस्ट पोजीशन में है, वो क्या करेगी, अब अंडे को देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि श्रमिक का क्या काम जो होता है वो क्या होता है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, रानी प्रधान तो होती है, लेकिन कार्य के बारे में बात करें तो कार्य जो होता है सबसे ज्यादा श्रमिक करते हैं। अगर मधुमक्खी, अब देखिए हम बात करते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। रानी मधुमक्खी जो होती है एक कॉलोनी में एक ही पाई जाती है और सबसे बड़ी होती है, ये इसकी पहचान होती है। दूसरी श्रमिक की बात करते हैं, श्रमिक के जो पंजे होते हैं उनमें क्वार्टर होता है, क्वार्टर मतलब एक टोकरी होता है जिसमें परागकोश या जो ये पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, है ना, मकरंद वगैरह होते हैं, इनको भर के लाते हैं शहद बनाने के लिए। तो जो श्रमिक होते हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं। मधुमक्खी की जो छत्ते होते हैं उनकी सफाई करना, फिर जो मधुमक्खी रानी मधुमक्खी होती है अंडे देगी उसको फिर जो है क्या करना, देखभाल करना, साफ सफाई करना। और जो रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे को विकसित करती है जिनमें 32 क्रोमोसोम्स आते हैं, इनको रॉयल जेली दी जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि रॉयल जेली किसको दी जाती है, तो मधुमक्खी के निषेचित अंडों को रॉयल जेली दी जाती है। और इन्हीं जिनको ऐसे अंडे या ऐसे फर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं, निषेचित जो अंडे होते हैं जिनको रॉयल जेली दी जाती है, उसी से क्या होता है, क्वीन का विकास होगा। किसका विकास होगा, रानी मधुमक्खी का विकास होगा, जिनको रॉयल जेली दी जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर श्रमिक जो है क्या करेंगे, भोजन को ढूंढेंगे। भोजन, देखिए मधुमक्खी का डांस बहुत फेमस है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो श्रमिक के बहुत सारे काम होते हैं, भोजन की तलाश, पानी की तलाश, ठीक है। तो ये सारे काम श्रमिक के होते हैं, भोजन को बनाना, ये सारे काम किसके होते हैं, मधुमक्खी के, जो श्रमिक होता है उसका होता है। तो इस तरह से आप जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद में मान लीजिए फिर ये वाला आप समझने के बाद में अब हम इसके आगे इसी चैप्टर को जो है हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।